हेलो एवरीवन। तो पिछले सारे वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और 2 को कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में लेके आए। फिर उन लोगों ने क्या किया, फिर उन लोगों ने धीरे धीरे बंगाल के नवाब्स को हटाना शुरू किया, वहाँ अपना रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना शुरू किया, क्योंकि उनको ट्रेड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उनको क्या चाहिए था, उनको अपना रूल चाहिए था। उनको अपना रूल होगा उनके पास तो उनके लिए आसानी होगी रूल करने की, है ना। तो अब वो देख रहे थे कि हम अपना रूल कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। अब ये वाला चैप्टर, थर्ड चैप्टर आप देखिए, ये है रूलिंग द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जो रूरल एरिया होता है ना, अरे तो उसको कंट्री साइड बोला जाता है। जो डेवलप्ड एरिया नहीं होता, जैसे गांव देहात का एरिया आप बोल सकते हैं, उसको कंट्री साइड बोला जाता है। तो चैप्टर के शुरू होते ही आपको ये फोटो दिखेगी, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल। इसने क्या किया, बंगाल की दीवानी एक्सेप्ट करते हुए नवाब के थ्रू, ठीक है, कि अब हम दीवान हैं यहाँ के। तो द कंपनी बिकम्स द दीवान। तो हेडिंग शुरू होती है, द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी क्या हो गई, कंपनी दीवान बन गई। उनने ट्रेडिंग के फॉर्म में शुरू किया था, अब वो अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाने लग गए। ऑन 12th of August 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो 1765 में क्या हुआ कि मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। बना क्या दिया, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप को बनवा लिया, क्योंकि वो फोर्स से आके लड़ाई की उनने और वो जीत गए ब्रिटिशर्स। तो उनने अब अपना क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानशिप ले ली बंगाल की। तो द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट्स क्लाइव लैंड। अब ये इसकी कोई बहुत गहरी वो नहीं है कि हमारे पास प्रूफ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स, हमने जैसे पहले पढ़ा, जो ब्रिटिशर्स ने जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जो आर्काइव्स दिए हुए हैं, जो इनने लिखा हुआ है वही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबली लिखा हुआ है, प्रोबेबली दैट इट टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो टेंट है, जो उसका टेंट लगाया हुआ था उसने, तो वहाँ पे ये बेसिकली हुआ था, विद ए फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज ए विटनेस। अब वो वहाँ क्या थे, कुछ इंग्लिशमैन थे और कुछ इंडियंस थे, क्योंकि विटनेस भी चाहिए थे उनको, ठीक है, कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसका कोई प्रूफ भी तो चाहिए था। तो इसलिए वहाँ पे एज ए विटनेस सब लोग मौजूद थे, ठीक है, फ्यू इंग्लिशमैन and Indians as a witness. अब क्या, but the painting of the event is shown in majestic occasion took place in the grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable event in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in the British imagination. अब क्या था, पेंटिंग ये जो दी हुई है ये उस समय की नहीं है, ये एक मेजेस्टिक ओकेशन था। उसमें क्या बोलते हैं, ग्रैंड सेटिंग के साथ दिखाया गया उसको, ठीक है, कि ये देखिए जो राजा है वो रॉबर्ट क्लाइव और इनको अपनी दीवानशिप ऑफर कर रहा है, ठीक है, जो नवाब है वहाँ का, वो अपनी मेजेस्टी दिखाते हैं क्लियरली ब्रिटिशर्स, ठीक है। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल। अब दीवान का क्या काम होता है, दीवान क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दे बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो उनके पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया पूरे कंट्रोल, पूरे एरिया का, टेरिटरी का, ठीक है। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस, ठीक है। दिस had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company। क्योंकि कंपनी की डिमांड बढ़ रही थी, उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे धीरे धीरे, तो उनको चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था, तो ये सब उनकी डिमांड को मीट करता, ठीक है। ए ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल इट वन। अब ट्रेडिंग कंपनी थी वो, तो ईस्ट इंडिया का क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे तो आई थी इंडिया में, तो उनको क्या इंश्योर करना था, वो खरीदेंगे गुड्स को और सेल करेंगे व्हाट इट वांटेड, तो ये उसमें इनको आसानी हो जाती। अब देखिए आगे आते हैं, ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। अब इतने साल बीत गए, कंपनी को समझ में आ गया, उनने देख लिया तौर तरीका सब कुछ, ठीक है, तो उनको पता था कि कुछ सावधानियां तो उन्हें रखनी पड़ेंगी,
Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. तो एलियन पावर क्या बोला, एलियन पावर क्या बोला, एलियन पावर मतलब जो लोग बाहर से आए हैं, ब्रिटिशर्स क्या बाहर से आए थे, तो वो क्या थे, एलियन पावर एक तरह से। तो उनको क्या था, पेसिफाई करना था जो लोग अब तक रूल कर चुके हैं, ठीक है, तो अथॉरिटी का मज़ा ले चुके हैं, एंजॉय कर सकते हैं अथॉरिटी और प्रेस्टीज को एंजॉय कर सकते हैं। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। अब उनको पता था वो विदेश से आए तो वो उनको मार नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो उनको राज एक तरह से उनको कब्जाना था और उनके ऊपर वो जो बोलें वो लोकल अथॉरिटी या लोकल पावर जो नवाब थे या जो कुछ थे उनसे वही करवाना था उनको। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे करना था। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, कंपनी कैसे कॉलोनाइज़ किया ने कंट्री साइड को, रूरल एरिया को, ऑर्गेनाइज कैसे किया रेवेन्यू रिसोर्सेज को, रीडिफाइन कैसे किया राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड। खेती की तरफ भी जाने लगे, एग्रीकल्चर की तरफ भी जाने लगे। तो पहली चीज़ देखते हैं हम, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकेम द दीवान बट इट स्टिल वांटेड इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर। लेकिन वो अपने आप को एज ए ट्रेडर शो करते थे, वो दीवान बन चुके थे लेकिन वो उनको दिखाते नहीं थे कि हम दीवान है, वो अपना ट्रेडर वाला काम ही करते थे, ठीक है, बिजनेस वाला काम करते थे। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। वो लार्ज रेवेन्यू चाहते थे, इनकम चाहते थे, लेकिन वो सेटअप नहीं लगाना चाहते थे कि वो अपना सेटअप लगाएं और असेसमेंट करें, कलेक्शन करें, टैक्स कलेक्ट करें, सब कुछ वो करें, वो अपनी मेहनत नहीं चाहते थे। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। उनका लक्ष्य क्या था उस समय जब उनने क्या बोलते हैं लिया था, जब उनकी दीवानशिप ली थी, तो उनका कलेक्शन, उनका मोटो क्या था, उनका मोटो था टू बाई फाइन कॉटन एज सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। उनको कॉटन और सिल्क के कपड़े खरीदने थे एज चीपली एज पॉसिबल, जितना सस्ता हो सके वो खरीद सकते हैं, उतना सस्ता उनको खरीदना था। विदिन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। 5 साल में क्या हुआ, जो कंपनी का वैल्यू ऑफ गुड्स था बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल वो डबल हो गया। बिफोर 1765 द कंपनी हैड टू परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड। अब ये पहले भी हमने देखा था, 1765 से पहले जब उनके पास कुछ नहीं था, उनको बाहर से क्या मंगाना, अपने इम्पोर्ट करना पड़ता था गोल्ड और सिल्वर को अपना खर्चा चलाने के लिए ब्रिटेन से, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे वो बंगाल से, तो उसका क्या बोलते हैं, परचेज करने लगे गुड्स और एक्सपोर्ट। पहले उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर वो इंपोर्ट करते थे बाहर से। क्या करते थे, गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उनके पास यहाँ चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए उनके पास रेवेन्यू नहीं था, लेकिन अब उनके पास रेवेन्यू आ गया। तो रेवेन्यू आ गया तो वो परचेज कर सकते हैं गुड्स एंड और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग एज डीप क्राइसिस। बंगाल की इकोनॉमी वो डीप क्राइसिस में थी, वो क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ के गुड्स के जो वैल्यूज़ थे वो बढ़ने लगे, ठीक है। 5 years द वैल्यू ऑफ गुड बॉट बाय द कंपनी डबल होने लगे, ठीक है। अब क्या था, आर्टिसंस वेर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वेर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स द कंपनी एट लो प्राइसेस। जो आर्टिसंस थे वहाँ के वो धीरे धीरे विलेजेस को खाली करने लगे, वो छोड़ के जाने लगे। वो छोड़ के क्यों जाने लगे, वो छोड़ के इसलिए जाने लगे क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे तो वो फोर्स करते थे सस्ते में बेचने के लिए, सस्ते में बेचेंगे और उनसे ख़रीदेंगे। तो देखिए अब आर्टिसंस का ये हाल था। अब पीजेंट्स थे, पीजेंट्स का क्या हाल था, पीजेंट्स वेर अनएबल टू पे देयर ड्यूज़, उनको ड्यू नहीं जमा कर पा रहे थे, ठीक है, उनको डिमांड जो कंपनी दे रही थी, ठीक है। आर्टिसनल प्रोडक्शन वेयर वाज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन सो साइन ऑफ कोलैप्स। देन इन 1778 टेरिबल famine killed 10 million people in Bengal, about 1/3 of the population was wiped out। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ था, पीजेंट्स थे उनको कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, जो किसान थे वो खेती करते थे उनको कुछ नहीं मिलता था, तो एग्रीकल्चर धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा, सब कुछ ख़त्म होने लगा। तो 1770 में क्या हुआ है, टेरिबल फेनाइन आया, वहाँ पे भुखमरी आई एक तरह की, ठीक है। भुखमरी में क्या हुआ, 10 मिलियन पीपल मारे गए बंगाल में। बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन एक तरह से लगभग ख़त्म हो गया,
इट वाज ए टेरिबल फेमाइन, ठीक है। तो फेमाइन जब आया तो एकदम से उस जगह का जो लोग थे वो मरने लग गए। तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर तो पहले से ही कोलैप्स हो गया था, मरने लग गए। अब देखिए ये एक वीकली मार्केट का फिगर दिया हुआ है, ये देखिए पहले। A weekly market in मुर्शिदाबाद एंड बंगाल, peasants and artisans from rural area regularly came to this हाट लगते थे एक तरह का, आजकल भी हाट लगते हैं जगह जगह, ठीक है, टू सेल देयर गुड एंड बाय व्हाट दे नीडेड। दीज मार्केट वर बैडली इफेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम। अब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो ये बैडली इफेक्ट हो गए। देखिए लोग आते हैं अपने गांव देहात से, तो वो आगे अपना सामान बेचते हैं, आर्टिसन चीज़ें बेचते हैं, अपनी बना के लाते हैं, ठीक है। तो वो कंट्री साइड से बेसिकली आते हैं। अब ये जब फेनाइन हुआ इसके बाद क्या हुआ, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब अंग्रेज़ों को पता चल गया कि उनको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ़ द इकोनॉमी वाज इन रूइन कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अब उसकी रेवेन्यू इनकम ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी ख़त्म होगी तो उसको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। तो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। अब कंपनी ऑफिशियल्स को बेसिकली अल्टीमेटली इनमें दिमाग आया कि एग्रीकल्चर को इनको एनकरेज करना पड़ेगा और ये इम्प्रूव करना पड़ेगा इनको। अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उनका रेवेन्यू आने का साधन, एक तरह से उनका रेवेन्यू का तरीका ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। तो हाउ वाज दिस टू बी डन? आफ्टर 2 decades ऑफ debate on this question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793। अब 2 decade निकल गए, उसके बाद 1793 में क्या हो गया, by the term of the settlement the राजा एंड तालुकदार were recognized as जमींदार। तो 1793 में इन्हें क्या किया, तो राजा और तालुकदार थे एरिया के, तो उनको ज़मींदार रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये ज़मींदार हैं उस एरिया के। अब वो ज़मींदार हैं, ज़मींदार की अब उनने फंक्शनलिटी और उनकी ड्यूटी वो सब उनको डिसाइड करनी थी। तो उनने ये पहले डिसाइड कर दिया कि ये जो राजा हैं और जो तालुकदार हैं ये क्या है, ज़मींदार हो गए, ठीक है। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब उनको पीजेंट से किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना था और कंपनी को देना था। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली। अब वो फिक्स था अमाउंट, इतना ही देना है तुम्हें, ठीक है। दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इवन इन फर्दर भी इंक्रीज नहीं होगा। तो राजाओं को भी लालच हो गया, ठीक है। इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनी कॉफर्स एंड एट द सेम time encourage the zamindars to invest in improving the land. Since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from the increased production from the land, ठीक है। जैसे कि अब उनको ज़मींदार बना दिया गया राजा तालुकदार को, तो उनको एक फ़िक्स अमाउंट देना था कंपनी को। उनको ये नहीं कि आज 10,000 रुपये देने हैं, अगली बार प्रोडक्शन अच्छा होगा तो तुम्हें 20,000 देने पड़ेंगे, या फिर अगली बार तुम्हें 30,000 देने पड़ेंगे। उनको फ़िक्स देना था, ना बढ़ाना था ना कम करना था। तो क्या हुआ कि ज़मींदार थे जो राजा, मतलब लोकल एरियाज़ के लीडर्स थे, उनमें भी लालच आ गया, वो इम्प्रूव करने लग रहा है एग्रीकल्चर को। वो भी इम्प्रूव करेंगे, क्यों इम्प्रूव करेंगे, वो इम्प्रूव करेंगे क्योंकि उनको भी उसमें से फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो अपने पास रख पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये क्या था, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। ये परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये गवर्नर जनरल था इंडिया का। कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। जब ये वाली पॉलिसी आई थी, राजा तालुकदार को जमींदार से बना दिया गया था। अब इसमें भी प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम देखेंगे अब हम क्या प्रॉब्लम थी। The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that zamindars were in fact not investing in improving the land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficulty to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous zamindaris were sold off at auction organized by the company. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आने लगी, जो रेवेन्यू उन्होंने फिक्स किया था, उनने बोला था कि तुम्हें फिक्स अमाउंट देना है, ठीक है। तो फिक्स अमाउंट जो उन्होंने किया था वो टू हाई था, वो हाई था, तो वो इम्प्रूव नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर सिस्टम को, ज़मींदार से इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, उनको बहुत हाई रेवेन्यू देना पड़ रहा था। तो अल्टीमेटली क्या, जो रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था उसकी ज़मींदारी लॉस हो रही थी, उसकी ज़मींदारी ले ली जा रही थी। अब कंपनी ने क्या किया, ऑक्शन लगाना शुरू किया। ऑक्शन मतलब बोली लगाना शुरू की। तो ज़मींदार जो न्यूमरस ज़मींदार थे वो ऑक्शन को सोल्ड ऑफ किया उन्हें। देखिए न्यूमरस ज़मींदार वे सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन, ज़मींदारी बिकने लग गई, ठीक है, एक तरह से ऑक्शन में। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th century द सिचुएशन चेंज। अब 19th century फर्स्ट डिकेड में सिचुएशन चेंज होने लगी। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपांडेड। अब कल्टीवेशन होने लगा क्योंकि
प्राइस इंक्रीज होने लगी, दिस मेंट द इंक्रीज इन इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू। अब यहाँ फिर प्रॉब्लम आ गई। अब 19th सेंचुरी के पहले डिकेड में क्या हुआ कि वो तो इंक्रीज होने लगा, रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा, जमींदार देने लग गए। अब कंपनी को लगा कि हमें तो नुकसान होता जा रहा है क्योंकि हमने फिक्स किया हुआ है। जब हमने फिक्स किया हुआ है तब तो उतना ही ले सकते हैं, बढ़ा के ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो इवन द जमींदार डिड नॉट हैव द इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड, जमींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड इंप्रूव करने। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर years of settlement, others now saw the possibility to earning without the trouble of risk of investment. As long as the zamindar could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. तो अल्टीमेट क्या था प्रॉब्लम कि जमींदार जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे लैंड को इम्प्रूव करने में, एग्रीकल्चर सिस्टम उनको इम्प्रूव नहीं करना था। उन कुछ ने अपनी ज़मीन खो दी, ठीक है, सेटलमेंट के चक्कर में। अदर्स क्या किया, उनने रेंट पे दी हुई थी, ठीक है, ऐसे सब चल रहा था। अब ये देखिए सोर्स एक दिया हुआ है, ये आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। Bengal, in many villages of Bengal, some of the powerful ryots did not cultivate, but instead gave out their lands to other tenants, जिसे भाड़े पे किराए पे दिए थे, ठीक है। ये हमने देखा था अभी, टेकिंग फ्रॉम द वेरी हाई रेंट। अब उससे वो क्या लेते थे, बहुत हाई रेंट लेते थे। इन 1806 एस.टी. कोलब्रुक डिस्कवर्ड दैट कंडीशंस ऑफ दीज अंडर बंगाल टेनेंट्स। अब इसने क्या रिकॉर्ड किया, वो चीज़ दी हुई है यहाँ पे। इसने देखिए इन 1806 में एस.टी. कोलब्रुक इसने जो रिकॉर्ड किया वो दिया हुआ है। द अंडर टेनेंट्स डिप्रेस्ड बाय द एक्सेसिव रेंट in kind by the Ulysses returners for the cattle returns for the cattle, seed and substance advance to them can never extricate themselves from debt. कर्जे में जा रहे थे। If so abject a state, they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering the situation. तो उसने ये इंसिडेंट जो अपने आंखों से देखा था वो रिकॉर्ड किया था। आगे क्या, ऑन द अदर हैंड ये तो चल रहा था, ये जमींदार सी जो कर रहे थे ये सब, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। तो कल्टीवेटर वो उसको बहुत ऑपरेसिव देख रहा था। द रेंट ही पेड टू जमींदार वाज हाई। अब कल्टीवेटर को रेंट जो जमा करना था बहुत हाई था लैंड का, ठीक है। and on the land was insecure. To pay the rent he had to often take a loan from the money lender, and when he failed to pay the rent he was evicted from the land and had cultivated for generation. तो क्या था, पीजेंट को क्या करना पड़ता, जमींदार को देना पड़ता था रेंट, तो वो दे नहीं पाता था। अल्टीमेटली वो उधार लेता था तो क्या होता था, उधार लेता था तो उधार वो चुका ना पाए तो उसको अपनी लैंड खोनी पड़ती थी। उसने जनरेशन से जहाँ खेती की हुई है वो उसको ज़मीन छोड़नी पड़ती थी अल्टीमेटली। अब क्या हुआ, ए न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड, एक नया सिस्टम डिवाइस हुआ। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वेर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैज़ टू बी चेंज्ड अगेन। अब उनको लगा कि रेवेन्यू का सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा, ये काम नहीं कर पा रहा है। तो हाउ गुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट द टाइम एंड कंपनी नीडेड मोर मनी। अब देखिए क्या किया, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द ये नाउ। अब नॉर्थ वेस्ट जो था, नॉर्थ वेस्ट इस तरफ बंगाल के इस तरफ का एरिया, अब यहाँ पे आज के दिन में उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। मोस्टली द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। इंग्लिशमैन कौन था, होल्ट मैकेंजी का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। होल्ट मैकेंजी ने क्या किया, डिवाइस द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822 में इसमें नया सिस्टम लागू किया। ही फेल्ट दैट द विलेजेस वाज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। तो उसको लगा कि विलेजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और इनको प्रिजर्व करना पड़ेगा। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, इंस्पेक्टेड द लैंड, मेजरिंग द फील्ड, रिकॉर्डिंग द कस्टम राइट एंड डिफरेंट ग्रुप्स। The estimated revenue of each plot within a village was added up and calculated the revenue that each village mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindar. This system is known as महलवारी सेटलमेंट। अब क्या किया इसने, गांव देहात में जाने लगा ये, इसने बोला कि यहाँ जो ज़मीन है उसकी नपाई होने लगी, वहाँ से भी टैक्स लेना था इनको, ठीक है। महल का मतलब इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड, महल इज़ अ रेवेन्यू स्टेट। महल को क्या बोला जाता है, कोई राजाओं का महल नहीं है, किला महल नहीं है। इट इज़ अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस या एक विलेज को बोला जाता है जहाँ से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब वो ज़मीन जो कस्टम राइट्स थे डिफरेंट ग्रुप्स के, वहाँ से जो ज़मीन नापने लगे
नाप तोल करने लगे, वहाँ से रेवेन्यू उनको मिलना शुरू हो गया। इनने टैक्स कलेक्ट करने का एक नया सिस्टम जारी कर दिया, उसको महलवारी सेटलमेंट बोलने लगे। किसने इंट्रोड्यूस किया था ये? हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में, ठीक है। थॉमस म्यूनर गवर्नर था मद्रास का 1819 से 26 तक। ये पेंटिंग देखिए बनाई हुई है, ऑफ कोर्स उनने खुद ने बनाई होगी अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए। देखिए किस तरह से ग्लोरीफाई किया हुआ है अपने आप को। तो द म्यूनरो सिस्टम, आगे हम पढ़ेंगे द म्यूनरो सिस्टम क्या था। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ देयर वाज ए सिमिलर मूव। ये नॉर्थ के लिए हुआ था, ये जो सेटलमेंट था ये नॉर्थ इंडिया के लिए हुआ था। अब साउथ में क्या हुआ था देखिए, इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब यहाँ एक अलग था, ठीक है। द न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड नोन एज रियोटवारी बोला जाता था इसको, ठीक है। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर। स्मॉल स्केल में इसको ट्राई किया गया था, किसके थ्रू? कैप्टन अलेक्जेंडर के थ्रू। रेड इन द सम ऑफ द एरियाज दैट वे टेकन ओवर द कंपनी आफ्टर वाज विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हराने के बाद, फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था टीपू सुल्तान को हराया था। टीपू सुल्तान को हराने के बाद उनने थोड़े से एरिया में टेस्ट करना शुरू किया। सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय थॉमस म्यूनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। अब ये पूरे साउथ इंडिया में ही हो गया। इसमें क्या होता था? रीड एंड मोनरो फेल्ट दैट इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। साउथ इंडिया में उनको पता चला, जैसे नॉर्थ इंडिया में थे वहाँ जमींदार होते थे और ये सब लीडर्स वगैरह, तो साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ जमींदार ट्रेडिशनल नहीं होते थे। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। कल्टिवेटर्स मतलब जो खेती करते हैं उनसे डायरेक्ट सेटलमेंट करना था। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, उन्होंने जनरेशन ने अपनी खेती की हुई है। दिस फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। अब उनको सेपरेटली और उसको सर्वे करना था, जैसे कि रेवेन्यू, ताकि असेसमेंट उसका हो सके। मोनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पेरेंटल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रियॉट्स अंडर द चार्ज। अब उनको क्या लगेगा, जो खेती करते हैं, जो इंडिविजुअल किसान हैं, उनकी ये लोग सुरक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे अंडर देयर चार्ज, उसके लिए वो लोग चार्ज करेंगे। ऑल वाज नॉट वेल। अब क्या था, ये सब चीज़ हुई, ज़मींदारी सिस्टम हुआ, नॉर्थ इंडिया में अलग सिस्टम लागू किया इन्हें, ठीक है। 1800 एंड कब किया था? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने, और साउथ इंडिया में अलग सिस्टम। लेकिन इट वाज नॉट ऑल वेल। विद इन अ फ्यू ईयर्स द न्यू सिस्टम्स वे इम्पोज्ड। इट वाज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल विद देम, ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। ऑफिशियल फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड, पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे, रियॉट्स फ्लड द कंट्री साइड। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया सब जगह परेशान हो। पीजेंट्स क्या थे, वो पे नहीं कर पा रहे थे। रियॉट्स जो साउथ इंडिया में थे वो कंट्री साइड छोड़ने लगे, रूरल एरियाज, एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन। विलेजेस क्या हो गया, डेजर्टेड बनने लगे मैनी रीजन में। Optimistic officials had imagined that new system would transform the peasant into rich enterprising farmers, but this did not happen. तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा कि ये जो नया सिस्टम हम ला रहे हैं इससे जो किसान होंगे वो अमीर बन जाएंगे, रिच एंटरप्राइज, एक तरह का बिजनेस करना शुरू कर देंगे। लेकिन उनका पूरा पासा उल्टा पड़ गया। ये एक तरह से जो खेती की ज़मीन थी वो खाली होने लगी, खाली होने लगी और सब कुछ वहाँ वीरान होने लगा। अब क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कहाँ से आई थी? यूरोप से आई थी। तो वो काम किसके लिए करेगी? यूरोप के लिए करेगी, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स आल्सो रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप दैट यूरोप रिक्वायर्ड। तो उनको लगा कि यूरोप में जो फसल की ज़रूरत है ये भी यहाँ हो सकती है। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। अब ओपियम और इंडिगो का ये कल्टिवेशन करने लगे। ओपियम क्या होता है? ओपियम नशे के लिए। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो जो नील बनती है ना, उसकी खेती होती है। वो एक तरह से जो लैंड होती है उसको एक तरह से ख़त्म कर देती है। तो इन द century and half that followed, the British persuaded and forced cultivators in various parts of India to produce other crops. तो उन्होंने फोर्स किया अलग, जैसे जूट इन बंगाल, टी इन असम टी अब तक फेमस है, अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंस ना, उत्तर प्रदेश में गन्ना होता था, आज भी होता है सबसे ज़्यादा। वीट इन पंजाब, आज भी होता है पंजाब में वीट। कॉटन इन महाराष्ट्र, आज भी कॉटन है महाराष्ट्र में, आप पंजाब मिल जाए आपको, राइस इन मद्रास, ठीक है। ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी। हाफ डिकेड से ज़्यादा वहाँ खेती कराते थे वो।
फोर्स करते थे, ठीक है। हाउ वाज दिस डन? द ब्रिटिशर यूज द वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड। लेट अस टेक लुक क्लोजर टू द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें से ये सब करते थे वो, ठीक है, इनमें से हम एक को देखेंगे कि कैसे क्या करते थे वो। डस कलर हैव ए हिस्ट्री? अब फिगर 5 और 6 को देखिए, दो कॉटन प्रिंट हैं, ये कॉटन के ऊपर प्रिंट किया हुआ है। द इमेज ऑन द लेफ्ट शो कमलकरी पेंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ, कलमकरी पेंट ये आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है, वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इसको करते हैं। ऑन द राइट floral cotton design and produced by William Morris, a famous poet and in the Britain. There is one thing common in the two print, both use rich blue color. अब ये देखिए दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये कमलकरी प्रिंट में भी कॉमन है और ये मॉरिस ने जो डिज़ाइन किया हुआ था इंग्लैंड में, इसमें एक कॉमन है, ये डार्क ब्लू कलर आपको दोनों में दिखेगा, रिच ब्लू कलर, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, इसी को इंडिगो बोला जाता है। अब इस कलर कैसे प्रोड्यूस होता था? द ब्लू डेट यू सी इन दिस प्रिंट वे प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट कॉल्ड इंडिगो। अब इसकी खेती होती थी, इज लाइकली टू बी ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट इन द 19th century. ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इंडिया। इंडिगो प्लांट्स की खेती यहाँ पे होती थी और वहाँ भेजा जाता था, इससे वो कलर बनता था, डार्क ब्लू कलर होता था इसका। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट द टाइम। उस समय इंडिगो का बिगेस्ट सप्लायर कौन था? इंडिया था। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो एट द टाइम, ठीक है। वाई द डिमांड ऑफ फॉर इंडियन इंडिगो? डिमांड क्यों थी इंडिया की इंडिगो की? द इंडिगो प्लांट्स ग्रोन प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चर फ्रांस टू डाई क्लॉथ। ये बेसिकली ट्रॉपिक एरिया में होता है, ठीक है। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज टू हाई। पहले क्या होता था, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो रीच करता था यूरोपियन मार्केट में और उसके प्राइस क्या थे? बहुत हाई थे उसके प्राइस, ठीक है, इट वाज वेरी हाई प्राइस। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल वुड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज। वो दूसरे प्लांट को देखने लगे। बीइंग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वुड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। ट्रॉपिकल एरिया नहीं था ब्रिटेन में, वहाँ टेम्परेट एरिया था, तो उनको वुड ये पेड़ था एक, तो ये आसानी से हो जाता था वहाँ पे। इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, ठीक है। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट। अब यूरोप में जो लोग खेती करते थे वहाँ भी खेती करते होंगे, तो उनने क्या इंडिगो के इम्पोर्ट को बैन करना चाहा, क्योंकि उनकी जो खेती थी वो ख़राब हो रही थी, उनकी डिमांड कम हो रही थी। तो क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, लेकिन क्लॉथ डायर जो थे मैन्युफैक्चरर थे उनको इंडिगो पसंद था। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर द डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल। ये ब्लू कलर डार्क छोड़ता था लेकिन वो नहीं छोड़ता था। तो बाय द 17th century यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर persuaded their government to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo and sent them in the Caribbean island. अब क्या था, धीरे धीरे फ्रेंच जो थे वो भी कल्टीवेशन उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड में शुरू कर दी, ब्राज़ील में शुरू कर दी, जमाइका में शुरू कर दी, अफ्रीका में, एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। तो हर एक लोग, सब लोग अलग अलग जगह करने लगे। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इंडिगो प्लांटेशन इतना हो गया था कि नॉर्थ अमेरिका में भी होने लगा था। बाय द एंड ऑफ 18th century द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। 18th century के एंड में इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। इनका एक्सपेंशन होने लगा, क्रिएटिंग एनर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई। व्हाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, द एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स बिटवीन। अब क्या था, विदेश वाले इतने सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, इनकी डिमांड बढ़ने लगी। 1783-1789 में क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। कॉटन डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेज। अब उनको क्या लगा, उनको न्यू सोर्सेज की तरफ देखना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन अल्टीमेटली गिरता ही जा रहा था। इंडिगो प्लांटेशन एक तरह, ये प्लांटेशन आप सब जानते हैं, आप ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है। लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोड्यूस लेबर। प्लांटेशन आप सब जानते हैं क्या होती है, अलग अलग, शुगर के लिए अलग प्लांटेशन, कॉफ़ी के लिए अलग, टोबैको, टी, कॉटन, ठीक है। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन ने क्या किया, फेस विद राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिगो इन ब्रिटेन। अब यूरोप में, ब्रिटेन में वहाँ डिमांड बढ़ने लगी इंडिगो की, तो उनको क्या लगा, उनने इंडिया की तरफ देखना शुरू किया टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब इंडिगो कल्टीवेशन का एरिया था वो उनको एक्सपेंड करना था धीरे धीरे, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी तो प्रोडक्शन कहाँ से पूरा करेंगे, वो कहीं से तो उनको पूरा करना पड़ेगा ना प्रोडक्शन। तो फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th century इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रेगुलरली। अब क्या था, 18th century के लास्ट डिकेड्स में बंगाल में
इन लोगों ने इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया और वो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करने लगा। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इन ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। 1788 में क्या था, केवल 30% इंडिगो था ब्रिटेन जो जाता था वो इंडिया से। लेकिन इससे क्या हुआ, जो 1810 में क्या हुआ, 95% इंडिगो इंडिया से जाने लगा ब्रिटेन में। तो as the Indigo trader grew, commercial agents and officials of the company began investing in Indigo production। अब क्या कमर्शियल एजेंट वगैरह होते थे, दलाल उस समय भी होते थे, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इंडिगो प्रोडक्शन में। तो ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। तो कंपनी के जो ऑफिशियल थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल आए थे, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, इतना प्रॉफिट होता था, इंडिगो का बिजनेस अपना देखने लगे, वो इंडिगो का बिजनेस करते थे, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया। अब उनको दूसरों को भी लालच लेना, स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन आने लगे इंडिया में, ठीक है, प्लांटर्स बनने लगे, वो भी इंडिगो का कल्टीवेशन करने लगे। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time। तो उस समय इंडिगो की डिमांड इतनी थी कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों के पास करने का साधन नहीं है, तो उनको कंपनी वाले लोन भी देने लग गए। लोन देने लगे, किस लिए देने लग गए, ताकि वो कल्टीवेशन करें और उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट तो रेवेन्यू तो आएगा ही, कंपनी के पास सब कुछ आएगा। तो वो तरीका था उनका। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, अब देखते हैं हम इंडिगो का कल्टीवेशन होता कैसे था। देयर वर टू मेन सिस्टम, निच एंड रियोटी। विद इन द सिस्टम निच कल्टीवेशन में क्या होता है, प्लांट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिगो इन द लैंड देयर वर डायरेक्टली कंट्रोल। तो जो प्लांट प्रोड्यूसर था वो डायरेक्टली कंट्रोल होता था। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द जमींदार एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग और हायरिंग लेबर, एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन करता था, ठीक है। निच कल्टीवेशन और रियोटी, निच कल्टीवेशन में डायरेक्ट कल्टीवेशन होता था, सीधा प्लांट प्रोड्यूसर से सीधा लिया जाता था। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी निच कल्टीवेशन में, क्या प्रॉब्लम थी, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। अब वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड में ही कल्टीवेट हो सकता था, ठीक है। ये देखिए आप, फर्टाइल लैंड में ही इंडिगो कल्टीवेट हो सकता था। एंड दीज वेर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर ओवर लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। उनको जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि फर्टाइल एरिया वो पहले से ऑलरेडी पॉपुलेटेड था, ठीक है। प्लांटर्स इन लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो। वेयर वुड दे गेट द लैंड, they attempted to lease the land from the indigo factory and evicted the peasant from the area, but this always led to conflict and tension। तो उन लोगों ने कंपनी की मदद से किया, तो लीज पे लैंड लेने लग गए, ठीक है, इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जो किसान थे उनको भगाने लग गए। लेकिन इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन बढ़ने लग गई एरिया में, है ना। नॉर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, लेबर भी इजी नहीं था मोबिलाइज करने के लिए, उनको भी नहीं संभाल सकते थे ये, ठीक है। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, लेबर भी बहुत चाहिए था उन्हें। एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वेर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। अब क्या था, वहाँ राइस की खेती भी होती थी जगह जगह, तो राइस की खेती जब होती थी तो उनको लेबर मिलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि जो किसान थे वो अपने राइस के कल्टीवेशन में बिजी होते थे, लेबर वगैरह उनको नहीं मिल पाती थी उस समय। अब यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, द स्लेव रिवॉल्ट इन द सेंट डोमिनिक अगस्त 1791। ये बाहर का कोई प्रोटेस्ट है, देखिए क्या स्लेव रिवॉल्ट क्या हुआ था। इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो एंड शुगर इन द फ्रेंच कॉलोनी इन द कैरेबियन आइलैंड में ने क्या था, इंडिगो प्रोडक्शन करना शुरू किया। द अफ्रीकन स्लेव्स वर वर्क्ड इन द प्लांटर रोज एंड रिवेलियन इन 1791। अब उन्होंने विद्रोह कर दिया 1791 में। बर्निंग द प्लांटेशन, किलिंग द रिच प्लांटर्स। इन 1792 फ्रांस एबॉलिश स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो फ्रेंच कॉलोनी थी, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड, तो उन्होंने 1792 में स्लेवरी को बैन कर दिया, एबॉलिश कर दिया। दिस इवेंट लेड टू कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन। अब ये इस वजह से क्या हुआ, स्लेव वहाँ थे नहीं फिर, तो इंडिगो प्लांटेशन एक तरह से कोलैप्स हो गया। अब ये देखिए, ये दिया हुआ है किस तरह से मार काट मची थी यहाँ पे, देखिए ये कैसे सिर कटा हुआ है किसी का, ये देखिए ये सब, ठीक है, बहुत बुरी तरह रिवोल्ट हुआ था वहाँ पे। स्लेव क्या होता है सब जानते हैं वैसे तो, लेकिन स्लेव इज अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स। स्लेव ओनर, ए स्लेव हैज नो फ्रीडम एंड इज कंपेल्ड टू वर्क द मास्टर। तो एक तरह से बहुत बुरी तरह रखा जाता है, नौकर होता है एक तरह का, जिससे आप जो कहेंगे वो करेगा। स्लेवरी अब एबॉलिश हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उस समय जब स्लेवरी हुआ करती थी तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी।
अब क्या था, निच कल्टीवेशन हम लोग देख रहे थे। निच कल्टीवेशन में ये सब होता था। निच कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोस एंड बुलक्स। तो उन लोगों को ज़रूरत होती थी, ठीक है। प्लो मतलब खुदाई वगैरह के लिए मिट्टी की, और बैल वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी उनको। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो। 1 बीघा जो धरती है, 1 बीघा, ठीक है, 1 बीघा कितना होता है बता सकते हैं आप लोग, है ना। 1 बीघा खेती के लिए उनको 2 प्लो की ज़रूरत पड़ती थी खोदने के लिए, ठीक है। दिस मैन दैट द प्लांटर्स विद 1000 बीघा विद नीड 2000 प्लो। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वेयर इज अ बिग प्रॉब्लम, नॉर गुड सप्लाईज भी इजी गॉट। अब ये एक बिग प्रॉब्लम थी, वो प्लो थे, इतने ज़रूरत थे उनको। 1 बीघा में उनको 2 प्लो की ज़रूरत पड़ती थी। तो किसी के पास 1 बीघा तो कम ज़मीन है, अब 1000 बीघा में कोई खेती कर रहा है तो उसको 2000 की ज़रूरत पड़ेगी। उसका मेंटेनेंस करना उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, उनका एक्सपेंस बहुत होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, nor could supplies be easily got from the peasants since their plow and bullocks were busy on the rice field। तो उनको ले भी नहीं सकते थे किसी से, क्योंकि राइस की खेती होती थी वहाँ, वो बिजी थे, ठीक है। टिल द लेट 19th century planters were therefore elected to expand the area under niche cultivation। less than 25% of the land producing indigo was under this system, the rest was under the alternative mode of cultivation, the Riotti system। तो 25% ऑफ लैंड जो इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे थे टोटल 100%, उसमें से 25% में ही ये निच कल्टीवेशन होता था, ठीक है। बाकियों में क्या होता था, रियॉट कल्टीवेशन। रियॉट्स में क्या होता था, अंदर द रियॉटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रियॉट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। सट्टा, ये एग्रीमेंट होता था, ठीक है। इसमें प्लांटर्स जो थे वो किसानों से, जो प्लांटर्स थे उनसे एग्रीमेंट करते थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते थे रियॉट्स से, ठीक है। ये रियॉट सिस्टम और वो देखा था आपने, ठीक है। एट द टाइम दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रियॉट्स। तो हेडमैन साइन करता था। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट द कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू बाई टू प्रोड्यूस इंडिगो। उनको लोन मिल जाता थोड़ा बहुत, ठीक है, लो इंटरेस्ट पे इंडिगो की ग्रोथ के लिए। बट द लोन कमिटेड the riot to cultivate indigo was at least 25% of the area under this holding। The planter provided the seed and the drill with the cultivators, prepared the soil, showed the seed and look after the crop। ये पूरी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो विलेज हेड होता था, वो एग्रीमेंट कर लेता था। तो वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th century इन बंगाल। ये देखिए, ये इंडिगो इस तरह का होता है, तो इसको कल्टीवेट किया जा रहा है। इसमें बहुत रिच कलर होता है, ठीक है। फ्रॉम इन इंडिया इंडिगो प्लांट वेर कट मोस्टली बाय मैन। तो यहाँ जो आदमी थे वही ज़्यादातर खेती करा करते थे। द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री। अब देखिए, फील्ड से ये फैक्ट्री का सेटलमेंट होगा, कोई यहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी, तो ये ऐसे गाड़ी में ला के यहाँ इसको स्टोर कर रहे हैं ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चलता था उस समय। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। अब देखिए इंडिगो प्रोड्यूस कैसे होता था, कैसे निकाला जाता था। एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन। 1863 की ये पेंटिंग है। ये इंडिगो, इसमें बताया गया है कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ फर्मेंटिंग कहते हैं, फर्मेंटेशन चल रहा है, सब कुछ प्रोसेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब बताया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, द इंडिगो विलेज यूजुअली अराउंड द इंडिगो फैक्ट्रीज। जो फील्ड थे, वो विलेजेस थे, वो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही बनाए जाते थे, ठीक है। फैक्ट्रीज आसपास ही बनाई जाती थी विलेजेस के। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वेट्स। वेट्स क्या होता है, ये देखें, वेट ए फर्मेंटिंग स्टोरेज वेसल। ये होता है वेट, फर्मेंटिंग वेसल होता है, यहाँ पे स्टोर किया जाता था, ठीक है। After the harvest, the indigo were taken to vats in the indigo factory. 3 or 4 vats were needed to manufacture the dye. Each vat had a separate function. The leaves stripped of the indigo plant were first soaked in warm water। पहले क्या था, गर्म पानी में सोक किया जाता था पत्तों को, प्लांट्स को, ठीक है, फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों के लिए। नोन एज फर्मेंटिंग और स्टीपर वेट। फर्मेंटिंग क्या होता है, एक तरह से फर्मेंटिंग आप जानते होंगे, किसी चीज़ को फर्मेंट करते हैं ना, तो वो एक तरह से सड़ जाती है एक तरह से, ठीक है, वो डीजनरेट होने लगती है एक तरह से, तो वो किया जाता था। When the plants fermented, the liquid began to boil and bubble। तो फर्मेंट करते थे तो लिक्विड वो बॉयल होना शुरू हो जाता था। नाउ द रोटन लीव्स वे टेकन आउट ऑफ, देखिए जो रोटन लीव्स थे, सड़ जाते थे, वो टेकन आउट फ्रॉम द लिक्विड, वो निकाल लिए लाते थे, वो अनदर वेट में किए जाते थे, ठीक है, जस्ट बिलो द फर्स्ट वेट, और दूसरे वेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। फर्मेंटिंग वेट से ऐसे करके दूसरे वेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे वो। When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added।
लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी, ठीक है, चूने का पानी उसमें ऐड किया जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड in out in flask and muddy settlement settle at the bottom of the vat and clear liquid rose to the surface। तो ग्रेजुअली क्या था, इंडिगो सेपरेट आउट हो जाता था फ्लेक्स के रूप में, ठीक है। एंड मडी सेटलमेंट जो कीड़ा, जो क्या बोलते हैं, कीड़ा बोलना सॉरी, जो कूड़ा करकट होता था वो नीचे सेटल डाउन हो जाता। लिक्विड वाज ड्रेन्ड ऑफ द सेडिमेंट, द इंडिगो पल्प ट्रांसफर टू अनदर वेट एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल। फिर क्या होता था, अब वो इंडिगो पल्प जो होता था उसको ट्रांसफ़र कर लिया जाता था सेटलिंग वेट में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग वेट होते हैं, अलग अलग मतलब जैसे एक तरह से रखने की जगह होती है, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस, हर जगह अलग अलग प्रोसेस चलता है। तो सेटलिंग वेट में रख लिया जाता था, फिर उसको प्रेस करके ड्राई करके बेचा जाता था ड्राई के फॉर्म में। द इंडिगो रेडी टू सेल, अभी देखिए इस तरह से इंडिगो रेडी हो जाता था। वेट बीटर क्या होता है ये, द इंडिगो वर्कर हियर इज स्टैंडिंग विद द पैडल एंड यूज्ड टू स्टिर द सॉल्यूशन। द वेट ये सॉल्यूशन होता था उसको घुमाने का काम करता था, एक तरह की लकड़ी थी, इससे घुमाने का काम किया जाता था। दीज वर्कर हैड टू रिमेन द वेस्ट डीप वाटर फॉर ओवर 8 आवर्स। इन लोगों को पानी में रहना पड़ता था कम से कम 8 घंटे के लिए, ठीक है। यहाँ कमर तक उनके पानी होता था। तो बीट द इंडिगो सॉल्यूशन, उसको घुमाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ लास्ट स्टेज प्रोडक्शन होता था, ये मोल्डिंग वगैरह होती थी, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट स्टेज है प्रोडक्शन का, यहाँ से सब होने के बाद अब आगे व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड, अब रिवॉर्ड सिस्टम हम देख रहे थे। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट, न्यू लोन वाज गिवन टू द रिवॉर्ड। अब उसको क्या नया लोन दे देते थे, एक तरीका था उनका, ठीक है। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, फिर से दोबारा वही साइकिल शुरू हो जाती थी, लोन फिर उनको करना पड़ता था। पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ द सिस्टम वाज। अब शुरू में उनको लालच आ जाता था कि हाँ चलो मिल रहा है, बढ़िया करते हैं, लेकिन बाद में उनको इसका नुकसान पता चलना शुरू हो गया। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वर वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। तो प्राइस उनको जो इंडिगो का मिलता था वो बहुत ही कम था, है ना, बहुत ही कम था। और वो जो साइकिल थी, ठीक है, लोन की जो साइकिल थी जो उनको देनी पड़ती थी, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। उनको हमेशा लोन की साइकिल चुकानी पड़ती थी, ठीक है, ये कम पड़ जाता था उनके लिए। तो अब क्या हुआ था, ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, इसके बाद ब्लू रेबेलियन हुआ। इन 1859 में क्या, थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, उनने इंडिगो पैदा करने से ही मना कर दिया। एज ए रेबेलियन स्प्रेड, रियोर्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स, रेंट देना मना कर दिया। एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्री, अटैक करना शुरू कर दिए विद सोर्ड्स एंड स्पेस, बोज एंड एरोज। द वुमेन टर्न अप द फाइट विद पॉट्स, पैंस, किचन इम्प्लीमेंट, औरतें आदमी सब लड़ना शुरू हो गए, ठीक है। दोज हु वर्क इन द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, जो प्लांटर्स के यहाँ काम करते थे, जो लोग काम करते थे, उनको सोशली बॉयकॉट करने लग गए, ठीक है। एंड द गोमास्ता, द एजेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन, अब उनको मारने लग गए। रोड्स, सो अब रोड्स क्या, वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, औरतें हो गई, आदमी हो गए, सब उसमें पार्टिसिपेट करने लग गए। Why did the Indigo Pleasant decided that they would no longer remain silent? अब उनको ऐसा क्या लगा कि वो साइलेंट उनको नहीं रहना चाहिए। What gave them the power to rebel? उनके क्या ऐसी ताकत आ गई कि उन्होंने रिवेल शुरू कर दिया। But those who oppress do not always rise up the rebellion. They do so only at times. अब कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। In 1859 the Indigo Rios felt that they had the support of local जमींदार, उनको लगा कि लोकल जमींदार का उनके पास सपोर्ट है और विलेज हेडमैन का इन दिस रिबेलियन है अगेंस्ट द प्लांटर्स के खिलाफ। तो उनको लगा कि ये सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो अब खुद तो जाएंगे नहीं, तो उनको लगा हम सब ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हमें इनके खिलाफ लड़ाई कर देनी चाहिए थी, धावा बोल देना चाहिए। तो एक तरह से, ठीक है, Headmen who had been forced to sign Indigo contracts mobilized the Indigo peasant and fought peace battle with the लाठियास। अब इसमें क्या होता है, वो लड़ने लग गए, पीजेंट जमींदार वगैरह ने भी उनको वो किया पीछे से कि तुम लड़ो, ठीक है। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड द विलेजेस अर्गिंग द रियर टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। तो जमींदार जाने लगे जगह जगह कि तुम रेसिस्ट करो प्लांटर्स को, ये करो वो करो, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, दी जमींदार्स वर हैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। तो जमींदार बेसिकली परेशान हो चुके थे, अनहैप्पी थे, प्लांटर्स को उन्हें लीज पे लंबे लंबे समय के लिए ज़मीन देनी पड़ रही है, ये सब करना पड़ रहा है, उनका वर्चस्व खत्म होता जा रहा है एक तरह से, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, द इंडिगो प्लीजेंट्स वेर इमेजिन also imagined that the British government would support them
in their struggle against the planter after the revolt of 1857। अब क्या हुआ 1857 में, क्या हुआ था, सिपाही म्यूटिनी हुई थी, सबको लगभग पता है ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट particularly worried about the possibility of another popular rebellion। अब इनको टेंशन थी कोई और रेबेलियन ना हो जाए, ठीक है। when the news spread of spring revolt of Indigo district, the lieutenant governor toured the region। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इसने टूर किया, ये खबर मिलती है, ठीक है, विंटर में 1859 में। the riot saw the tour as a sign of government sympathy for their plight। अब उनको लगा ये सिंपैथी दिखा रहे हैं। when in बरासत द मजिस्ट्रेट एशली एडन, ये कोई मजिस्ट्रेट थी वहाँ की, issued a notice stating that riots would not be compelled to accept Indigo contract। Word went around that Queen Victoria had declared that Indigo need not be sown। अब उनको कांटेक्ट करने की साइन नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। और ये आदेश कहाँ से आया था, क्वीन विक्टोरिया ने आदेश दिया था, ठीक है, इंग्लैंड से। ईडन was trying to placate the peasant and control the explosive situation, but his action was read as support to the rebellion। अब वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन लगा कि ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to Indigo district। intellectuals कलकत्ता से इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में गए। They wrote the misery of riots, the tyranny of planters and the horrors of Indigo system। उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। Worried by the rebellion, the government fought in military to protect the planters from assault। जो planters थे वहाँ पे, वो तो अंग्रेजों का सानिध्य प्राप्त था उनको, ठीक है, उनका वो जो सिंपैथी थी वो थी उनके पास। तो उस समय क्या हुआ, मिलिट्री की प्रोटेक्शन देनी पड़ गई उनको, क्योंकि उन पर अटैक हो सकता था। टू सेट अप इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। द कमीशन हेल्ड दैट प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोएसिव मेथड दैट यूज इंडिगो। अब क्या कमीशन बन गया, इंडिगो कमीशन बना दिया है ब्रिटिशर्स ने, तो उसमें प्लांटर्स को गिल्टी पाया गया, ठीक है, ये हो गया उनका काम। और उनने It declared that indigo production was not profitable for riots। The commission asked the riot to fulfill their existing contract, but also told them they could refuse to produce indigo in future। तो जो कॉन्ट्रैक्ट उस समय चल रहा था वो पूरा करें, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। He shows the I would rather beg than sow indigo। हाजी मुल्ला, an indigo cultivator in चंदपुर थाना हड्डी was interviewed by members of Indigo Commission। इंडिगो कमीशन बना था, ठीक है, चेक करने के लिए। तो 1860 में इसका इंटरव्यू लिया गया था, इंडिगो कमीशन ने किसी ने इंटरव्यू लिया होगा। अब आंसर में क्या, W.S. सटन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो कमीशन, उसने पूछा आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो, क्या आप इंडिगो लगाना चाह रहे हैं अब, एंड इफ नॉट व्हाट फ्रेश टर्म वुड यू बी विलिंग टू डू, क्या करना चाहेंगे। तो हाजी मुल्ला ने क्या कहा, आई एम नॉट विलिंग टू सो एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाई मी। अब जो भी टर्म आएगी या जो भी आप लोग करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सेटिस्फाई कर पाएगा, और मैं अब नहीं उगाऊंगा इंडिगो को। तो फिर मिस्टर सेल ने बोला, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट ए रुपी ए बंडल। तो रुपए का लालच दिया कि आप इतने रुपए में नहीं लगाएंगे। नो आई वुड नॉट, रेदर देन सो इंडिगो आई वुड गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रेदर बैक देन सो इंडिगो। मैं भीख मांग लूँगा लेकिन इंडिगो नहीं लगाऊंगा, इतनी बुरी हालत थी, ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। अब क्या था, बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया। बट दिस प्लांटर नाउ शिफ्टेड टू देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब वो बिहार में आ गए, ठीक है, प्लांटर्स। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी में सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो गया, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में। तो देयर बिजनेस वाज सीवियरली अफेक्टेड, बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। फिर भी वो मैनेज कर ले। महात्मा गांधी ने जब तक साउथ अफ्रीका से वापस आए, पीजेंट फ्रॉम बिहार persuaded him to visit चंपारण and see the plight of indigo cultivators। महात्मा गांधी visited 1917 marked the beginning of चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द। अब ये चंपारण मूवमेंट हुआ था कब, जब महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो 1917 में वो विजिट किया उन्होंने चंपारण में, कि वहाँ जो इंडिगो कल्टिवेटर्स उनकी क्या हालत है, ठीक है ना। ये अब एल्सवेयर, कहीं और का एल्सवेयर मतलब कहीं और। अब ये वाला दिखाया गया है इंडिगो मेकिंग वेस्ट इंडीज़ में कैसे बनता था। इन अर्ली 18th सेंचुरी ए फ्रेंच मिशनरी जीन बैप्टिस्ट लेबाट ट्रेवल टू द कैरेबियन आइलैंड में वो गया and wrote extensively about the region, publishing in one of his book this image show all the stages of indigo production in the French slave plantation। अब वो फ्रेंच स्लेव बनाते थे, वो पूरा प्रोसेस में दिखाया गया। You can see the slave working putting indigo plants into the settler wet, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये
ये देखिए यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ वेट में डाली जा रही है, एक तरह का वो होता है। ठीक है, वेट में डाली जा रही है। अनदर वर्कर इज चर्निंग द लिक्विड विद मैकेनिकल चर्नर। अब वो देखिए ये एक तरह से इसको पीस रहा है मैकेनिकल चर्नर। ठीक है, घुमा रहा है इसको। 2 वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प। अब यहाँ पे ये देखिए पल्प बन गया। अब ये इसको कैरी कर रहे हैं पल्प को। ठीक है, हंग इन बैग्स एंड ड्राइड। अब इसको सुखाएंगे। इन द फोरग्राउंड 2 अदर मिक्सिंग द इंडिगो पल्प तो भी। अब ये देखिए ये मिक्स कर रहे हैं इंडिगो पल्प को, इसको मोल्ड में डालेंगे। एक तरह का मोल्ड होता है ना, मोल्ड में तो उसको ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंड हो गया। ठीक है, द प्लांटर्स is at a center of picture standing on the high ground supervising the slave work। अब ये प्लांटर देखिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये प्लांटर इन सबको सुपरवाइज कर रहा है। प्लांटर बेसिकली इनको जो कॉलोनीज थी उनका सानिध्य प्राप्त होता था। ठीक है, ये उन्हीं के एक तरह से आदमी माने जा सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस करते थे अपना। ठीक है, अब देखिए हमने पूरे चैप्टर कर दिया, आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। रियॉट क्या होता था? निच सिस्टम होता था। ठीक है, ऑन लैंड में कल्टीवेशन। ठीक है, महल क्या होता था? विलेज का एरिया या ग्रुप ऑफ विलेज को बोला जाता था, है ना। रियोटी और रियॉट दोनों अलग होता था। ठीक है, रियॉट क्या होता था और रियोटी क्या होता था? क्या आप लोग करिए। सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था ना, नॉर्थ इंडिया में अलग था, साउथ इंडिया में अलग था, ये पढ़ा था। देखिए आप भी रिवाइज कीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स देखिए, ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सो क्या करते थे, ये सब आपने अभी पढ़ा हुआ है, ये आराम से आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेज लाए थे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या डिसाइड किया था उन लोगों ने कि ऐसा ऐसे देना पड़ेगा, तो मैं टैक्स फिक्स कर दिया गया था, है ना, वो सब। महलवारी सिस्टम क्या था? महलवारी सिस्टम विलेजेस को नापने लग गए थे वो, है ना, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया था वो सब। ठीक है, किसने शुरू किया था वो सिस्टम? वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गए थे ना, गाँव से जाके करने लग गए थे, नहीं करने लग गए थे ये। ठीक है, महलवारी हॉल मैकेंजी ने शुरू किया था ये। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ये याद एक बार आप ढंग से पूरा कर लेंगे तो आपको आराम से याद रह जाएगा ये। ठीक है, वाई वाज रिलेक्टेड टू ग्रो इंडिगो। अब रियॉट्स ने क्यों मना कर दिया इंडिगो ग्रो करने के लिए? रिलेक्टेंट क्यों थे वो? ठीक है, ये सब आप आराम से। व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। क्यों कोलैप्स हुआ बंगाल में? इंडिगो कमीशन बना था, क्यों बना था? ये सब रियॉट्स हुए थे ना, उन लोगों ने रेबेलियन एक तरह का शुरू कर दिया था ये सब। ठीक है, तो यही था चैप्टर बेसिकली, पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक से, लाइन बाय लाइन। आराम से आप इसको पूरा देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड। तो नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर 4 करेंगे इसका, है ना। तो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।